इलेक्ट्रॉन क्या करता है जो बिजली बन जाता है और ऐसे पंखा चल जाता है, बल्ब बदल जाता है, आखिर होता क्या है? स्विच ऑन करते ही फैन कैसे चल गया, बल्ब कैसे जल गया, ठीक है। इतना सारा डिवाइस है आजकल, तुम बिना बिजली का लाइफ सोच भी नहीं सकते कि कैसा होगा। अगर आधे घंटे के लिए बिजली बंद कर दिया जाए, इन्वर्ट है तुम्हारा फॉर्मूला Q = NE, जो हम तुमको बोले थे कि हम इसको एक्सप्लेन करके पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बताए थे कि इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला Q/T और Q का फॉर्मूला होता है N। तो चलो स्टूडेंट, कैसे हो तुम लोग? हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 11, जो कि फिजिक्स का चैप्टर 3 है, यानी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तुम लोग क्या क्या जानते हो? अगर तुम लोग को नहीं कुछ पता तो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, कोई डरने का जरूरत नहीं है। सारा क्वेश्चन बनेगा, हम लोग एनसीईआरटी को कवर करते हुए, सारा एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हुए साथ में चलेंगे। सारे कंसेप्ट को बिल्कुल डिटेल से समझने वाले हैं। बहुत इजी चैप्टर लगेगा तुमको और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सीरियसली बहुत इंटरेस्टिंग है। आखिर इलेक्ट्रॉन क्या करता है जो बिजली बन जाता है और ऐसे पंखा चल जाता है, बल्ब जल जाता है, आखिर होता क्या है? स्विच ऑन करते ही फैन कैसे चल गया, बल्ब कैसे जल गया, ठीक है। इतना सारा डिवाइस है आजकल, तुम बिना बिजली का लाइफ सोच भी नहीं सकते कि कैसा होगा। अगर आधे घंटे के लिए बिजली बंद कर दिया जाए, इन्वर्टर भी बंद कर दिया जाए, तो तुम छटपटा जाओगे। बिना वाईफाई का, बिना फैन का, बिना बल्ब का कुछ नहीं कर सकते। कितना इंपॉर्टेंट है सोचो, और बोर्ड्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो आखिर ये बिजली होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? तो चलो हम इसको डिटेल में समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं, क्या होता है। अगर इलेक्ट्रॉन तो तुम जानते ही होगे, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो तो न्यूक्लियस में छोटे से जगह में जाके बैठा हुआ है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चारों तरफ घूमता रहता है या फिर वाइब्रेट होता रहता है अपने ही जगह पे। तो मेटल्स के केस में कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाता है टू फॉर्म स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी, ठीक है। तो स्टेबल होने के लिए वो अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं। तो मेटल्स में अगर ढेर सारा इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया जाए जिसको हम लोग कहेंगे। अगर अभी तुमको पोटेंशियल डिफरेंस अच्छे से नहीं क्लियर है, हम लोग आगे जाके डिटेल में इसके बारे में समझने वाले हैं, लेकिन अभी इतना समझो कि किसी भी तरीके से मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए और उसके जो मेटल का लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन्स है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो अगर मूव कर जाए तो उसी को कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलो थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं इसको। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे बैठा हुआ है, स्थिर है, मतलब मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे, एक जगह पे रुका हुआ है, बैठा हुआ है, इस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे रुका हुआ है बिल्कुल शांति से, यानी ये स्टैटिक है, तो हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। और इसके बारे में बहुत डिटेल से तुम लोग चैप्टर 1-2 में, चैप्टर 2 में, क्लास 12th में पढ़ने वाले हो फिजिक्स के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब इलेक्ट्रॉन रुका है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर यही इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फ्लो है, फ्लो यानी करंट है, तो हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट है। और इसी इलेक्ट्रिक करंट को वन वर्ड में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, है ना, जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आखिर ये इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करेगा? कोई भी चीज क्यों मूव करेगा? अगर उसको कहीं भी जाना हो तो कुछ तो रीजन चाहिए। जैसे तुम बाजार जाते हो, स्कूल जाते हो, या किसी दोस्त के यहाँ जाते हो, तो कुछ तो रीजन है, आ भी जाओगे क्या? नहीं, कोई तुमको बुलाएगा या तुमको कोई घर से ढकेलेगा कि जाओ पढ़ने, है ना, या फिर कोई दोस्त बुला रहा है, अरे यार चल आजा पार्टी करते हैं। तो वैसा ही सेम होता है इस इलेक्ट्रॉन के साथ। अगर इस इलेक्ट्रॉन को कुछ कहीं आसपास ना दिखे, कोई काम ना हो, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बना रहेगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन को सामने कोई पॉजिटिव चार्ज दिख जाए, ये अट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन दिख जाए, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा? सेम नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, और इस पॉजिटिव चार्ज और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन चल पड़ेगा। ऐसा ही होगा। हाँ, तो इसको चलो हम देखते हैं कि आखिर ये तो समझ गए कि इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करेगा, क्यों चलेगा, बट हम इसको अब देखने वाले हैं कि ये एलिमेंट्स यानी मेटल्स यानी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कैसे करता है, कैसे चलता है, ठीक है। देखो, मान लो कि यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट डायग्राम ले रहे हैं। एक सर्किट डायग्राम है, इसमें एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। ये बैटरी क्या कर रहा है, बस ये बता रहा है यहाँ पे तुमको कि यहाँ पे ये पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव।
और नेगेटिव मतलब बैटरी के नेगेटिव साइड में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन भर भर के पड़ा होगा और यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे जो मेटल्स में एटम्स प्रेजेंट होंगे उन सारे एटम्स पे ये नेगेटिव चार्ज यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो कि एकदम कूच के भरे पड़े हैं बैटरी के अंदर, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स मेटल में जाएंगे और मेटल के पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं मूव करने के लिए, तो ये सारा इलेक्ट्रॉन्स का भीड़ हो जाएगा यहाँ पे, ये सब एक दूसरे को ढकेलेंगे। हाँ, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन आ गया, खूब रिपल्सन होगा और ये रिपल्सन के कारण ये सारा इलेक्ट्रॉन इसको ढकेलेगा तो उधर जा, ये इलेक्ट्रॉन उसको ढकेलेगा चल हट तू उधर जा, फिर ये वाला इस पे, ये वाला इस पे, ये वाला इस पे, ऐसे ही ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे, ऐसे मूव होते हुए और ये यहाँ पे पहुंचेगा। तो फिर देखो इसको ये कौन बुला रहा है, पॉजिटिव चार्ज बुला रहा है, आ जाओ आ जाओ, इधर से कह रहा है चल हट ढकेल, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स मूव करेगा। तो बस यही चीज, यही सिलसिला कंटिन्यू होता रहेगा। कब तक? जब तक कि यहाँ पे बैटरी खत्म ना हो जाए, यानी कि चार्ज खत्म ना हो जाए, जिसको हम कहते हैं कि बैटरी खत्म हो गया। ठीक है, यही सारा चीज देखो, इसको थोड़ा सा जूम करके देखें यहाँ पे कि आखिर यहाँ पे जो एटम्स है उसमें हो क्या रहा है। अगर ये एक कंडक्टर है, उसके एटम्स को एज्यूम करो तो ये एटम बीच में न्यूक्लियस और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो इनर ऑर्बिट के हैं, उनका कोई रोल नहीं है इलेक्ट्रिसिटी में, बट वो इलेक्ट्रॉन्स जो आउटरमोस्ट सेल में हैं, जो लूज कर सकते हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस पे जाएगा, इससे इस पे जाएगा, इससे इस पे जाएगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता रहता है और फिर इलेक्ट्रॉन फाइनली फ्लो कर जाता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया तो तुम समझ गए हो कि उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। और क्यों फ्लो करेगा? क्योंकि इसको चार्ज डिफरेंस मिलेगा, एक साइड सेम चार्ज नेगेटिव जो उसको ढकेल रहा होगा और दूसरे साइड पॉजिटिव जो उसको प्यार से बुला रहा होगा, तो ऑफ कोर्स वो दौड़ जाएगा, है कि नहीं। तो ये जो चार्ज डिफरेंस हुआ ना, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ भी नहीं, बहुत इजी, क्या समझे, ये जो चार्ज का डिफरेंस है उसी को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वोल्टेज जो हमारा बैटरी देता है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी वही एक बैटरी लिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज में से यहाँ पे यानी कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ऐसा भरा पड़ा बहुत सारा नेगेटिव चार्ज, बहुत सारा, ये सब एकदम जबरदस्ती बंद किया गया है इसमें बहुत प्रेशर के साथ। जैसे ही वायर कनेक्ट होगा, सर्किट क्लोज होगा, ये सारा इलेक्ट्रॉन दौड़ के भागेगा यहाँ से, सब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे भागो भागो भागो, सारा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जाएगा। और अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस या इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस लगा है तो वो अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। जैसे बल्ब है तो वो ग्लो करेगा, फैन है तो चलेगा, मतलब जो भी चीज़ है। तो यहाँ पे लेट सपोज बल्ब है तो बल्ब को ये इलेक्ट्रिक करंट मिला और ये बल्ब जल गया, और फिर उसके बाद ये करंट इधर से आएगा, इसको फाइनली जाना कहाँ है, यहाँ पे जाके थोड़ी रुक जाना है। ये क्यों भाग रहा है? क्योंकि ये ढकेल रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज उसको बुला रहा है। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, अट्रैक्टर। और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, यहीं से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये इसको क्या कह देंगे, सोर्स। तो क्या होगा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खत्म हो जाए, तो अगर ये खत्म हो जाएगा उसी को कहेंगे बैटरी खत्म हो गया। ठीक है, इजी। हाँ, तो अब यहाँ पे ये वाला चीज ध्यान दो कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है बताओ, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव किया? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव किया, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और करंट का डायरेक्शन क्या है? करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग, लेकिन कंफ्यूज होने का कोई बात नहीं है इसमें, हम बहुत अच्छे से तुमको एक्सप्लेन करने वाले। ये सच है कि हाँ, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को करंट बोलते हैं। ठीक है, ये भी सच है कि हाँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइड से पॉजिटिव की तरफ जाता है, बट हम लोग करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ मानते हैं, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है। ठीक है, मानते हैं। ऐसा क्यों मानते हैं, इसके पीछे भी रीजन है। देखो, इलेक्ट्रॉन का खोज अराउंड 18th-19th सेंचुरी में हुआ था, कि 1800 अराउंड 1820 के आसपास। ठीक है, और लेकिन बिजली का कब हुआ था, उससे बहुत साल पहले थॉमस एडिसन बल्ब का आविष्कार कर चुके थे, और बिजली यानी करंट का कुछ रूल्स थ्योरी सब आ चुका था। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाने कि आखिर इलेक्ट्रॉन नाम का चीज भी कुछ होता है और इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक्चुअली इसके अंदर। लेकिन बिजली हम लोग जान चुके थे और सारा थ्योरी बन चुका था, सारा डायरेक्शन एज्यूम हो चुका था। तो उस समय ये डायरेक्शन हम लोग एज्यूम कर चुके थे कि हाँ, करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। जब हम लोग ये एज्यूम कर चुके पहले, बाद में ये पता चला तो सोचा कौन छेड़छाड़ करता है, पूरा डायरेक्शन ही उलट देंगे, सब उलट जाएगा, सारा थ्योरी उल्टा का पुल्टा हो जाएगा और कंफ्यूजिंग, इसलिए छोड़ो। जो हम लोग एज्यूम कर चुके हैं पहले से कि हाँ भाई, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो जाता है।
ठीक है। लेकिन हाँ, हमको ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव। तो अगर तुमको क्वेश्चन में आए कि करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है, तो क्या लिखोगे, पॉजिटिव से नेगेटिव। और अगर पूछा जाए कि करंट में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है, तो तुम क्या कहोगे, नेगेटिव से पॉजिटिव। करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव। इजी है ना, क्लियर। देखो एनसीईआरटी बुक में ये सारा चीज दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझो, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस तरफ नेगेटिव चार्ज, और करंट मूव करेगा इस तरफ पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर यहाँ पे सर्किट क्लोज नहीं है, सर्किट क्लोज नहीं मतलब कंटिन्यू नहीं है, जिसको तुम कह सकते हो कि स्विच ऑफ है, स्विच ऑन कर देंगे कैसे, इसको प्रेस करके, ये लो स्विच ऑन हो गया। जैसे ही स्विच ऑन होगा तो ये बल्ब ग्लो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर स्विच ऑन नहीं है, ऑफ है, तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। अब बताओ अब कहाँ जाएगा, अब इसके पास है कि ये कंटिन्यू अपना पाथ पूरा कर सके, नहीं। तो जब क्लोज ओपन, इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं करता है, क्लोज सर्किट में ही हमेशा करंट फ्लो करेगा, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। करंट के बारे में ये तो हम लोग समझ गए कि एक्चुअली करंट क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से वो दौड़ता है और किस तरीके से मेटल उसको भागने में हेल्प करता है, ये सब तो हम लोग समझ गए। पर अब इसके बारे में हम लोग को थ्योरेटिकली थोड़ा जानना है, फॉर्मूला क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसको मेजर कैसे करेंगे कि इतना करंट कितना दूर गया, कितने टाइम में गया, कुछ इस तरीके से। हाँ, तो इसका मेजरमेंट, इसका यूनिट, इसका डेफिनेशन, इसका सिंबल, ये सारा कुछ हम लोग अभी पढ़ने वाले, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगा, है ना। तो करंट किसको बोला गया है, तो क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we read about dynamic charge, that is charge in motion। ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जहाँ पे हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। डायनेमिक चार्ज मतलब चार्ज इन मोशन। अगर चार्ज इन रेस्ट हो जाएगा तो बताए थे ना क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो नहीं पढ़ना। चार्ज इन मोशन, जब चार्ज मूव हो रहा है उससे रिलेटेड जितना भी फिजिक्स है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे ही चार्ज इन मोशन हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है, तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी, बता चुके थे। इसको मेजर कैसे करते हैं, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। मतलब रेट ऑफ लगने का मीन्स कि एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर पाता है, ठीक है। एक यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो कर पाता है उसको हम बोलेंगे करंट। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो रेट ऑफ लगने का मतलब डिवाइडेड बाई टाइम कर दो। तो किसका, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कि चार्ज कितना फ्लो कर रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, चार्ज, रेट ऑफ लगाने का मतलब चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये तुमको क्या फॉर्मूला मिल गया करंट का, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। तो फॉर्मूला तुम्हारा क्या बनता है, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, चार्ज को क्यू से और टाइम को टी से। हाँ, लेकिन बस यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि जो टाइम है ना वो ऑलवेज सेकंड में होना चाहिए, ठीक है। मिनट या आवर में अगर क्वेश्चन में दिया है तो उसको पहले सेकंड में चेंज करना, फिर वैल्यू पुट करना, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एम्पियर यूनिट लेते हैं करंट का, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। एक चीज और, यहाँ पे चार्ज, ये क्यू है ना, या तो क्यू तो ठीक है, लेकिन अगर तुमको इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो वहां पे एक फॉर्मूला और यूज होता है, यानी कि चार्ज का वैल्यू क्या होता है, किसको बोलते हैं चार्ज। तो Q इज इक्वल्स टू होता है NE। ये हम लोग आगे अभी थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं डिटेल में, थोड़ा ये देख लो पहले। तो अगर हम टाइम को सेकंड में मेजर करें और चार्ज को कूलम में मेजर करें तो हमारा SI यूनिट होता है कूलम पर सेकंड, कूलम डिवाइडेड बाय सेकंड। तो कूलम डिवाइडेड बाय सेकंड को, इस पूरे को वन वर्ड में बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर। या तो तुम कूलम पर सेकंड बोल लो या तो फिर वन वर्ड में एम्पियर बोल लो, ठीक है। तो फाइनली करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला Q बाई टी, और इसका ये SI यूनिट होता है एम्पियर, जिसको हम A से डिनोट करते हैं। तो इसका डायमेंशन क्या बन जाएगा, चार्ज और टी की पावर -1। तो हम इसको क्या बोलेंगे, QT -1 या तो फिर I, है ना। करंट को I से डिनोट करते हैं। अच्छा बताओ ये कैसा क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर। तो तुमको पता होगा स्केलर किसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, और डायरेक्शन मतलब तो पता ही है डायरेक्शन की, किस डायरेक्शन में वो मूव करेगा। तो देखो करंट कैसा है, तुमको क्या लगता है करंट का डायरेक्शन होता है कि किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, नहीं होता है। अरे थोड़ी देर पहले बताए तो थे कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, होता है ना डायरेक्शन। लेकिन कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन वो डायरेक्शन होते हुए भी और मैग्नीट्यूड होते हुए भी ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है।
क्यों? वेक्टर होने के लिए एक चीज और चाहिए, वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करना चाहिए। वेक्टर एडिशन लॉ क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर को सम करें तो रिजल्टेंट वेक्टर का कुछ फॉर्मूला वो होना चाहिए। उतना डिटेल में अभी 10 में नहीं जानना, लेकिन इतना जानो कि करंट का डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन करंट वेक्टर के एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसीलिए करंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हुए भी करंट स्केलर क्वांटिटी है। आया समझ में? चलो देखो, यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों? करंट हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों होता है, बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? बिकॉज करंट डू नॉट ओवेज वेक्टर रूल्स। क्लियर? ठीक है। और करंट को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, किस डिवाइस से मेजर करते हैं? तो वो होता है अमीटर। ठीक है, अमीटर से हम लोग मेजर करते हैं, और किसमें? एम्पियर में मेजर करते हैं। अमीटर तुमको कैसा दिखेगा? तो देखो कुछ इस तरीके से दिखेगा अमीटर। ये एक मेजरमेंट डिवाइस है, मल्टीमीटर भी होता है जिसमें हम लोग सब मेजर करते हैं। मल्टीमीटर कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे तुमको ये एनालॉग है और ये डिजिटल है। ठीक है, यहाँ पे इसका जो ये दोनों है, ये जिसके बीच में तुमको करंट मेजर करना है, वहाँ पे इसको सीरीज में लगाते हैं। सीरीज में लगाने का मतलब ऐसे, अगर यहाँ पे बल्ब इस तरीके से ग्लो कर रहा है तो यहाँ पे लगा देंगे हम अमीटर। ये एक्चुअली अमीटर का सिंबल है, हम लोग ऐसा फोटो तो नहीं बना सकते, तो हम लोग ऐसा बना देते हैं। तो उसके सीरीज में हम अमीटर को ज्वाइन करते हैं, यानी इस डिवाइस को ज्वाइन करते हैं। तो जो एनालॉग है उसमें डायरेक्टली डिजिट में बता देता है कि हाँ भाई 10 एम्पियर है, 12 एम्पियर है, 0.1 एम्पियर है या 100 एम्पियर है, समथिंग जो भी। और जो एनालॉग होता है वो यहाँ पे ऐसे डिजिट्स लिखा होता है और ये सुई से बताता है कि कितना एम्पियर है ना, इस तरीके से। तो ये डिजिटल अमीटर है और ये एनालॉग अमीटर है। इससे हम लोग चेक कर पाते हैं कि किसी भी सर्किट में कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पे ये तो देख चुके हैं कि फॉर्मूला क्या है, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम और Q इज इक्वल्स टू एन ई होता है। ठीक है, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ये क्या है? इसमें कितना इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, वो चार्ज का वैल्यू वहाँ पे पुट करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद ये वाला चीज़, हाँ देखो ये मैंने बता दिया, इसको तुम लोग नोट कर सकते हो। डायरेक्शन ऑफ करंट, कि करंट का डायरेक्शन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करता है और फिर करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, है ना। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन सच में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन करता है। चलो इसको नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज मतलब तो समझ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उस चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है? क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी है। ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी से रिलेटेड जानने वाले हैं कि चार्ज क्या है, कैसे, किस क्वांटिटी में। देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, इसमें चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज प्रेजेंट होगा तो वो ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज होगा। एलिमेंट्री चार्ज मतलब होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है वही। तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? इतना होता है। है ना। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जितना भी चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस होगा। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब समझो क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीगर ये वर्ड कहाँ से आ रहा है? इंटीजर से। ठीक है, इंटीजर, ये जो इंटीजर है, इंटीजर किसको बोलते हैं? माइनस वाले सारे नंबर, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 समथिंग ऐसा ही, ये सारा क्या है? इंटीजर है। तो जब भी चार्ज होगा इसका या तो 1 गुना होगा या 2 गुना होगा या 3 गुना होगा या 4 गुना होगा या 0 गुना होगा, जब भी, लेकिन 1.5 गुना नहीं हो सकता। मतलब 1.5 इंटू इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये वाला चार्ज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो 1 मूव करेगा या 2 मूव करेगा या 3 मूव करेगा।
1.5 इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है क्या? मतलब जैसे हम तुमको एग्जांपल बताएं कि तुम जब भी अंडा खरीद के लाओगे बाजार से तो तुम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अंडा ही ला सकते हो, उसके अलावा नहीं ला सकते। क्या तुम बाजार से 1.5 अंडा लेके आ सकते हो? है पॉसिबल? नहीं ना। उसी तरीके से किसी क्लास में जितना भी स्टूडेंट बैठा है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्टूडेंट है, मतलब इंटीजर है, या तो एक स्टूडेंट होगा या 2 स्टूडेंट होगा। 3.6 स्टूडेंट पॉसिबल है? नहीं ना। वैसे ही यहाँ पे भी है कि इलेक्ट्रॉन या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो इतना कूलम चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका 2 गुना कूलम चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका 3 गुना इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो, ये पॉसिबल है ना। ये पॉसिबल नहीं है। वही चीज ये कहता है कि किसी भी बॉडी पे टोटल चार्ज कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन पे जितना है चार्ज मल्टीप्लाई एन। एन क्या है? या तो 0 या 1 या 2 इंटीजर है ना, जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये है तुम्हारा फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू NE, जो हम तुमको बोले थे कि हम इसको एक्सप्लेन करके पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताए थे कि इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है Q/T और Q का फॉर्मूला होता है NE। तो ठीक है, Q इज इक्वल्स, तो ठीक है, Q इज इक्वल्स टू NE। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? अगर तुमको कोई और टॉपिक या कोई डाउट इन सब से आता है तो तुम कमेंट करके पूछ सकते हो, कमेंट में डाल लेना, है ना। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर एक इलेक्ट्रॉन रन करता है तो टोटल चार्ज कितना आएगा? जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ना। और ये किस में आएगा? कूलम में। चार्ज को हम लोग कूलम में मेजर करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ कि क्या होगा अगर हम 1 कूलम चार्ज लें? अगर हम, अच्छा ये समझो पहले कि किसी वायर में एक इलेक्ट्रॉन दौड़ कर रहा है, तब यहाँ पे चार्ज कितना है? जितना एक इलेक्ट्रॉन पे है, कितना है भाई? तो इतना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये बताओ, ये जो यूनिट, ये जो मैग्नीट्यूड है, ये छोटा है ये बड़ा है? 10⁻⁻19। इसका मतलब कैसा दिखेगा ये? 1.6 मल्टीप्लाई नहीं करो, इसको डिवाइड करते हैं ना। 10⁻⁻6 यानी डिवाइडेड बाई 1 के बाद -10⁻⁻19 यानी 1 के बाद कितना जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी बार? 19 टाइम्स। कितनी बार? 19 टाइम्स 0। बताओ ये वैल्यू कितना छोटा है? इमेजिन कर सकते हो, है ना। बहुत छोटा चार्ज है, बहुत छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा। एक इलेक्ट्रॉन अगर दौड़ेगा तो उससे कुछ नहीं होने वाला। और इससे करंट कितना फ्लो होगा? अगर हम करंट निकालें, I इज इक्वल्स टू Q/T, टाइम से डिवाइड दे दें, यानी कि इस वैल्यू को अगर हम टाइम से डिवाइड दे दें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, तो इतना एम्पियर आएगा। कितना एम्पियर आएगा बताओ? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एम्पियर। अब बताओ ये कितना छोटा यूनिट है, कितना छोटा करंट है, इतना कम करंट, एक इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से इतना कम करंट है। कुछ भी, कोई भी एप्लायंसेस या कुछ भी हमको ये फील होगा? नहीं। अगर एक इलेक्ट्रॉन के या 10-20 इलेक्ट्रॉन भी दौड़ जाए और हम उस वायर को, मतलब करंट कैरिंग वायर को टच भी करें, मेरे को ये कोई करंट फील नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। तुम लोग को बिजली से कभी झटका लगा है? वो सारा करंट थोड़ा हैवी होता है, तो बताओ उसमें कितना चार्ज होता होगा, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता होगा। कभी सोचे हो? अगर हम 1 एम्पियर करंट ले लें, कितना ले लें? 1 एम्पियर करंट। तो अगर हम 1 एम्पियर करंट ले लें, 1 एम्पियर, तो बताओ इसमें कितना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स
1 एम्पियर करंट में कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा होगा। तो ये तो तुम्हारा फॉर्मूला से निकल जाता है कि करंट इज इक्वल्स टू होता है Q बाई टी। यानी कि अगर हम Q का वैल्यू 1 रख दें, टाइम का वैल्यू भी 1 रख दें, तो मेरे पास 1 एम्पियर करंट आ जाएगा। इसका मतलब अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करे तब 1 एम्पियर करंट हमको फील होगा। ठीक, तो 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो होगा, 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा? 10 या 20 इलेक्ट्रॉन से तो 1 कूलम चार्ज बनने से रहा है ना। तो कितना इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा होगा उस वायर के अंदर। अगर हम इससे कह रहे हैं कि करंट का वैल्यू 1 एम्पियर है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखो, इतना तो हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब अगर हम इसको उल्टा कर दें कि 1 कूलम में कितना, 1 कूलम में कितना, रुक जा जरा सा स्पेस बना ले। हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो अगर हम इसको 1 बनाएंगे, 1 कूलम, तो हम इधर 1 को डिवाइड देंगे 1.6 से, हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 19, यानी 1 कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन। ये माइनस 19 को अगर हम ऊपर लेके जाते हैं, 10 टू द पावर माइनस 19 को अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन। सोचो कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 10 टू द पावर 19। अब ये 1 बाई 1.6 को डिवाइड कर लो तो ये तुम्हारा कुछ आ जाएगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन, ऐसा। ठीक है, तो अब बताओ 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन तुमको देखने को मिल रहा है। चलो इसको सिग्निफिकेंट फिगर पे लेके आते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्या समझे? 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए इतना सारे इलेक्ट्रॉन को दौड़ाओ तब जाके 1 कूलम बनेगा। और अगर 1 कूलम बन गया तो यानी इतने सारे चार्ज मिला के 1 एम्पियर करंट बनाएंगे। 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, यानी कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तब जाके 1 एम्पियर करंट का तुमको झटका लगेगा, फील होगा। समझ गए? वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 कूलम चार्ज विल बी कैरिड बाई 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? और 1 एम्पियर किसको कहते हैं? इट इज दैट करंट विच ट्रांसपोर्ट्स 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड, है ना? इजी। तो अगर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड के अंदर, तब हम उसको बोलेंगे 1 एम्पियर, है ना? चलो, तुम लोग को समझ में आ गया होगा। जो जो डाउट आएगा कमेंट में पूछ लेना है ना? ये सारा टॉपिक कवर करा लिए हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो तुमको यूज होगा न्यूमेरिकल बनाते समय। ठीक है, अगर हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला जाए कि कोई कंडक्टर दे दिया जाए, बोला जाए कि इतना करंट है, इतना टाइम है, तो बताओ उसमें चार्ज क्या होगा, तो बताओ उसमें इलेक्ट्रॉन कितना सारा फ्लो कर रहा होगा। तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। और वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोग को ये सारा पॉइंट्स जानना चाहिए। तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि करंट इज इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम होता है और Q इज इक्वल्स टू NE होता है। चार्ज इज इक्वल्स टू
एन ई, नंबर ऑफ एन का वैल्यू 1 2 3 4, और ई मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ठीक है। तो जब हम इस Q का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू Q के जगह पे हम लिख देंगे Ne और डिवाइडेड बाई T, तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन के आ जाएगा, ठीक है। और तुमको एम्पियर का यूनिट बड़ा छोटा और कर सकते हो, जैसे सेंटीमीटर, लीटर या ग्राम को करते हो मिली, सेंटी, डेसीमीटर, वैसे वाला चीज। तो हम यहाँ पे समझते हैं मिली मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर -3 एम्पियर, ठीक है। मिली एम्पियर लिखा रहेगा जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल M और स्मॉल m और कैपिटल A से, उसका मतलब है 10 टू द पावर -3 एम्पियर, ठीक है। माइक्रो एम्पियर कब वो यूज करते हैं हम लोग, जब 10 टू द पावर -6 एम्पियर बोले, -6 एम्पियर के बराबर होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 माइक्रो एम्पियर। क्लियर है? चलो हम लोग न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन करके देखते हैं जो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल 11.1 देखो क्या है, करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। देखो जब तुमको यूनिट देखोगे ना तो अपने आप वैल्यू पता चल जाएगा कि आखिर गिवन क्या है। तो पहले गिवन लिखते जाओ, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, गिवन लिखते जाओ। क्या दिया हुआ है, करंट भाई, क्या कितना दिया हुआ है, 0.5 एम्पियर, ड्रॉन बाई ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, बल्ब का ऐसा वाला, बल्ब का फिलामेंट होता है ना, ये वाला ए फिलामेंट कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, कितना करंट एब्जॉर्ब कर रहा है, 0.5 एम्पियर फॉर 10 मिनट्स, यानी टाइम दे दिया यहाँ पे कितना, 10 मिनट्स। चलो ठीक है, आगे देखते पूछ क्या रहे, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द करंट, यानी तुमको इलेक्ट्रिक चार्ज पूछ रहा है कि Q कितना होगा, है ना। तुमको याद है हम बताए थे फॉर्मूला क्या होता है, करंट इज इक्वल्स टू Q बाई T। यहाँ पे ये कूलम में होना चाहिए और ये सेकंड में होना चाहिए। तो सबसे पहली बात टाइम देखो मिनट में दिया है, उसको सेकंड में चेंज करो, तो 10 मिनट्स इज इक्वल्स टू 10 इंटू 60 कर देंगे तो ये सेकंड आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो, तो चार्ज पता करना है तो हम यहाँ से चार्ज का वैल्यू T को इधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाई टाइम। तो मेरे पास करंट कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है, और टाइम कितना पता चल गया, ये वाला वैल्यू लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। तो बताओ इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 30 इंटू 10, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 300 कूलम। तो चार्ज कितना आ गया, 300 कूलम। अगर 300 कूलम चार्ज दौड़ रहा होगा 10 मिनट्स में, तब जाकर के 0.5 एम्पियर करंट बनेगा। आया समझ में, था ना इजी। चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। वैसे मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन है तुम लोग को बताने के लिए। हम लोग एक अलग से एक सेशन ही स्टार्ट करेंगे जिसमें ढेर सारा न्यूमेरिकल लगाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेंगे, उसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी कर लेंगे, थोड़े हाई लेवल के, थोड़े कॉम्पिटेंसी बेस्ड उसमें करेंगे, ठीक है। अभी कंसेप्ट को समझते हुए, एनसीईआरटी बुक को कवर करते हुए थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल करते चलते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन और है, क्या कह रहा है, अ चार्ज बॉडी हैज 6 इंटू 10 टू द पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो कितना, ये बता क्या रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी n का वैल्यू दे रखा है, कितना इलेक्ट्रॉन्स है भाई, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। व्हाट इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन द बॉडी, किसी भी बॉडी पे चार्ज क्या है, चार्ज कितना है। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, Q इज इक्वल्स टू N इंटू E होता है। तो हमको ये पूछ रहा है कि ये क्या है, और ये दिया हुआ है इतना, है ना, और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ये हम लोग को पता है। तो बताओ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैसे कैसे वैल्यू पुट करते जाएं। एन का वैल्यू क्या पुट कर दे, 6 इंटू 10 टू द पावर 13, और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, देखो अभी हम लोग किए थे, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज वैल्यू पुट किए थे, 1.6 इंटू ऐसे था ना, हाँ चलो
इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऐसे ही होता है ना। हाँ, अब इसको सॉल्व कर लो, बताओ क्या होगा। तो जो एक्सपोनेंट वाला पार्ट है उसको हम एक साथ सॉल्व करेंगे, जो विदाउट एक्सपोनेंट है उसको एक साथ, यानी 6 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻13 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। हम सॉल्व करने का तरीका भी बता दे रहे, बहुत ईजी है। ये एक्सपोनेंट देख के डरना नहीं। देखो यहाँ वाला एक्सपोनेंट का रूल लगाएंगे। क्या रूल होता है, अगर बेस सेम है e की पावर x मल्टीप्लाई e की पावर y, अगर ये बेस सेम है और यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो सेम बेस होते हुए जो पावर है वो ऐड हो जाता है ना। और अगर e की पावर x होता है डिवाइडेड बाई e की पावर y होता है, तो बेस अगर सेम है तो बेस वही लिखेंगे और यहाँ पे x माइनस वाई हो जाता है। इजी। तो यहाँ पे देखो बेस क्या है 10, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 10 और क्या माइनस कर देंगे, नहीं मल्टीप्लाई है ना, प्लस कर देंगे, यानी 13 प्लस क्या है -19। इसको हम आगे के स्टेप में सॉल्व करते हैं। इसको बताओ 6 इंटू 1.6 कितना आएगा, 9.6 ऐसा आएगा, ठीक है। हाँ, अब इसको देखो, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा 9.6 मल्टीप्लाई 13 माइनस 19 यानी 10⁻⁻6 लिख सकते हो। तो बस यही हो गया तुम्हारा आंसर। टोटल चार्ज कितना है, तो 9.6 इंटू 10⁻⁻6